गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग जुटे हुए होंगे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? चलेगा भाई, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो हम आज इस टॉपिक को करते हैं बेटा कंप्लीट। और टॉपिक का नाम है हरियाणा का भौगोलिक परिचय या हरियाणा का भौतिक स्वरूप। ठीक है, दो पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें एक पार्ट था हमारा शिवालिक क्षेत्र, जो हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1.67% भाग पे फैला हुआ। और दूसरा है बच्चों गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदानों के बाद तीसरा जो हमारा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे जलोढ़ मैदान। इंग्लिश में बच्चों इसको एल्यूविल कहा जाता है। जलोढ़ मैदान, ठीक है। अब देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है जलोढ़। जलोढ़ का मतलब है जल के द्वारा। और जल के द्वारा क्या बहा के लाई गई होगी, जिसके चलते मैदान बना? मिट्टी बहा के लाई गई होगी, है ना? तो मेरे दोस्त, नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने मैदान आपके जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने मैदान। ठीक है, जलोढ़ मैदान जो होते हैं, इनकी औसत ऊंचाई यदि हम अपने हरियाणा में चर्चा करें, तो इनकी औसत ऊंचाई है 220 से 280। 220 से 280 मीटर, या हम बोल सकते हैं 300 मीटर से कम। 300 मीटर से कम, ठीक है। बच्चों, ये जो जलोढ़ मैदान होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इस जलोढ़ मैदान को हम गग्गर यमुना मैदान भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब नदियां जल के द्वारा मिट्टी बहा के लाएगी, तो अपने हरियाणा के अंदर वो महत्वपूर्ण नदियां गग्गर और यमुना ही होगी। ठीक है, तो गग्गर यमुना मैदान भी हम इसे बोल सकते हैं, गग्गर यमुना मैदान। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये सबसे बड़ा हमारा क्या है भाई, भौगोलिक क्षेत्र है। हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? गग्गर यमुना मैदान ही है। अब ये दो प्रकार का है। दो प्रकार का कैसे है? एक को हम बोल देते हैं खादर मैदान, और एक को हम बोल देते हैं बांगर मैदान। एक होगा खादर, एक होगा बांगर। ठीक है बच्चों, दोनों में अंतर क्या है कि जो खादर मैदान होगा वो नई मिट्टी से बना होगा। और ये नई मिट्टी कौन बहा के लाया? जल बहा के लेके आया। तो बच्चों, इसको हम बोल देंगे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान।
नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान। और बांगर जो होगा बेटा ये होगा आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान बोल देंगे। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कौन सी होगी और पुरानी जलोढ़ कौन सी होगी। बच्चों, जो बारहमासी नदियां होती हैं हमारी, उन बारहमासी नदियों के जल के द्वारा जो बार बार बहा के लाई जाएगी उसी को हम नवीनतम जलोढ़ बोलेंगे। तो हमेशा बारहमासी नदियां ही बार बार जल के साथ मिट्टी लेके आती है। तो बारहमासी नदियों के समीप, या हम बोल सकते हैं निचले मैदान, आपके कहलाते हैं खद्दर। और जो मेरे दोस्त बारहमासी नदियां हैं उनसे दूर के जो मैदान हैं, अब वहां तक जल नहीं पहुंच पाता है इन नदियों का, लेकिन पहले वहां तक भी इनका जल जाया करता था। तो आज की तुलना में इन मैदानों की मिट्टी जो है वो क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो बारहमासी नदियों से दूर या ऊंचे मैदान, बेटा क्या कहलाएंगे आपके, बांगर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बांगर कहलाएंगे। ठीक है ना। खादर मैदान जो होते हैं वो ज्यादा उपजाऊ होते हैं किसकी तुलना में, भांगर मैदानों की तुलना में। ठीक है ना। तो रोहतक से उस साइड का जो क्षेत्र होगा जहां से यमुना नदी गुजरती है, यमुना नदी एक बारहमासी नदी है। तो बच्चों, बारहमासी नदियों के द्वारा ही तो बार बार मिट्टी लाई जाएगी, उसको नवीनतम जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान खादर होगा। तो रोहतक से उस साइड का इलाका आपका खादर कहलाता है। ठीक है। और रोहतक से इस साइड का इलाका हिसार, भिवानी, जींद, ये आपका बांगर कहलाता है। जैसे हम अपने हरियाणा में बात करें तो ठेठ बांगर, हरियाणा में ठेठ बांगर जो क्षेत्र है वो हमारा जींद है बच्चों। हरियाणा में ठेठ बांगर जो क्षेत्र है वो जींद का उचाना बोल देते हैं। ठीक है। और इस क्षेत्र से एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जिसका नाम है बीरेंद्र सिंह डुमरखिया, इसलिए बच्चों बीरेंद्र सिंह डुमरखिया को बांगर का शेर बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं, बांगर का शेर बोल देते हैं ना, क्योंकि वो इसी क्षेत्र से निकला हुआ है। बच्चों, उसके बाद चौथा जो भाग होगा वो हमारा होगा बाढ़ का मैदान। अब मैं आपसे पूछूं कि बाढ़ कहाँ आती है, आप बोलोगे नदियों में आती है। अब नदियों में बाढ़ कब आती है बच्चों, जब बारिश आती है। बारिश कब आती है, गर्मियों में आती है। और गर्मी कब आती है, गर्मी तो बच्चों अब सर्दी के बाद आएगी, है ना। हाँ। तो बाढ़ मेरे दोस्त गर्मियों में जब मानसून आता है ना तब आती है नदियों के अंदर। ठीक है। और मेरे दोस्त, जिन इलाकों के अंदर बाढ़ का पानी घुस जाता होगा उन्हीं इलाकों को हम बाढ़ के मैदान बोलते होंगे। ठीक है। तो बाढ़ के मैदान किन्हें बोलेंगे, नदियों के बाढ़ का जल जिन मैदानों में उतरता है बच्चों, जिन मैदानों में आता है। ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बाढ़ का पानी जिन मैदानों में आता होगा उन्हीं को हम बाढ़ के मैदान बोलेंगे। अब यहीं पर वो बाढ़ का पानी क्यों आता है, क्योंकि ये नदियों के बिल्कुल समीप के मैदान होते हैं। नदियों में बाढ़ आते ही सबसे पहले पानी इन्हीं मैदानों में उतरता है। तो नदियों के दोनों ओर के समीप के मैदान, नदियों के दोनों ओर के
बेटा ये समीप के मैदान होते हैं, तो नदियों के दोनों ओर के समीप के ये क्या होते हैं, मैदान होते हैं। ठीक है। इन मैदानों का निर्माण हरियाणा के अंदर कौन सी नदियां करती हैं? इन मैदानों का जो निर्माण है मेरे दोस्त, हरियाणा के अंदर, एक तो सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना, जिसके अंदर बाढ़ आती ही आती है गर्मियों के अंदर जब मानसून आता है तब। बच्चों यमुना के साथ साथ हमारी मौसमी नदी जो है गग्गर नदी, तो इसके अंदर भी जब मानसून आएगा बाढ़ आएगी ही आएगी। और साथ के साथ बच्चों एक नदी है जो गग्गर में पानी गिराती है, मारकंडा। मारकंडा नदी, इसके अंदर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती ही होती है। ठीक है ना। तो ये तीन नदियां हैं जो हरियाणा के अंदर इन बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। बच्चों गग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान तैयार किए जाते हैं ना, गग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के जो मैदान है मेरे दोस्त, उनको कहा जाता है नैली। नैली मैदान इनको कहा जाता है। ठीक है ना। और ये मैदान आपके सिरसा जिले में आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों ऐसे ही जो मारकंडा नदी है उसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान तैयार किए जाते हैं, मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित जो बाढ़ के मैदान होंगे, बच्चों हम उन्हें बोलते हैं बेट। क्या बोलते हैं उनको? हम बेट बोलते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो कि मार पड़ेगी किससे? बैट से। ठीक है। और ये जो बेट मैदान है मेरे दोस्त, इन्हें बेट कहा कहा जाता है शाहाबाद के अंदर। ठीक है ना। शाहाबाद के अंदर। तो यहां पर दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नैली मैदान कौन सी नदी के द्वारा तैयार किए जाते हैं? गग्गर नदी के द्वारा। और बेट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? मारकंडा नदी के द्वारा। ठीक है। तो चार भाग हम पढ़ चुके हैं, पांचवा भाग हम पढ़ रहे हैं, अनकाई दलदल। 5वां भाग है बेटा अनकाई दलदल। मैं आपसे पूछूं कि दलदल कहाँ बनेगा, आप बोलोगे कि सर दलदल वहां बनेगा जो क्षेत्र आसपास के क्षेत्र से क्या होगा बच्चों, सबसे कम ऊंचाई पे होगा। क्योंकि निचला जो क्षेत्र होता है वहीं पर पानी मेरे दोस्त जमा होता है। और आसपास से जो नीचा क्षेत्र होगा वहां यदि पानी जमा होगा तो पानी लंबे समय तक वहां पड़े रह रह के क्या बना देगा? दलदल बना देगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त आज तो अपने हरियाणा में कहीं पर भी दलदल नहीं बनता, लेकिन पहले हरियाणा का एक ऐसा क्षेत्र जहां दलदल बना करता था, और वो इसलिए दलदल बनता था क्योंकि वो हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो उनका ही दलदल कहाँ होगा? जहां सबसे कम ऊंचाई के ऊपर वो क्षेत्र होगा, तो हरियाणा का ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा। हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र। बच्चों आपसे पूछ ले कि ये कौन से जिले में है, तो सिरसा जिले के अंदर बच्चों ये क्षेत्र स्थित है। तो अनकाई दलदल कहाँ स्थित है? सिरसा जिले में स्थित है। ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो अनकाई दलदल जो क्षेत्र है बताया जा रहा है सिरसा जिले में, इसकी यदि हम बात करें औसत ऊंचाई कितनी है? अनकाई दलदल क्षेत्र की जो ऊंचाई है, तो अनकाई दलदल क्षेत्र की ऊंचाई है बच्चों
200 मीटर से भी कम। यानी कि हमने हरियाणा के मैदान की औसत ऊंचाई पड़ी थी 200 से 300 मीटर, तो उससे भी कम है, तो इसका मतलब सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा ये। ठीक है। और इस अनकाई दलदल क्षेत्र में बच्चों पानी जमा होता था कौन सी नदी का? गग्गर हकरा नदी का। तो पहले जब भी गग्गर नदी के अंदर बाढ़ आती थी, तो बच्चों उसका जल इसी क्षेत्र में जमा हो जाता था और पड़े रह रह के क्या बना डालता था? दलदल। उसको ही हम बोलते हैं अनकाई दलदल। ठीक है। अनकाई दलदल के बाद छठा जो हमारा बच्चों भौगोलिक क्षेत्र होगा वो होगा बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान। अब बाड़ू के टिब्बा युक्त बच्चों, बाड़ू रेत सुनते ही हम राजस्थान की तरफ चलते हैं। बिल्कुल राजस्थान के साथ लगते क्षेत्र में ही आपको बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान देखने को मिलेंगे। बाड़ू के ऊंचे ऊंचे टीले आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान। बच्चों हम बात करें तो हरियाणा के अंदर ये मैदान आपको कहाँ नजर आएंगे? जो हरियाणा का क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता होगा, राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में। ठीक है। जैसे बच्चों हम बात करेंगे सिरसा, बिल्कुल राजस्थान के साथ लगता है, बाड़ू रेत वाला क्षेत्र है सिरसा में भी। फतेहाबाद का जो हिस्सा राजस्थान के साथ लगता होगा वहां पर भी बाड़ू रेत होगा। हिसार का जो हिस्सा राजस्थान को टच करता है, भिवानी बच्चों। अब चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती, लेकिन दादरी तक बाड़ू रेत जरूर पहुंचा हुआ है। ठीक है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, गुरुग्राम की सीमा नहीं लगती लेकिन बाड़ू रेत गुरुग्राम तक जरूर पहुंचा हुआ है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र आपका बाड़ू का टिब्बा युक्त मैदान है। ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो यहाँ बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदानों में आपको मोटे अनाजों की खेती ही नजर आएगी। मोटे अनाजों का उत्पादन। मोटे अनाजों में बच्चों आपका बाजरा आ जाता है, ग्वार आ जाता है। ठीक है ना। यानी कि बाजरा है, सरसों है, बाजरा है, सरसों है, ग्वार है। ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे तो बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान में ही सबसे ज्यादा मृदा अपरदन आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। मिट्टी का जो कटाव है वो बालू रेत वाले क्षेत्र में ही ज्यादा, क्योंकि बालू रेत बहुत हल्का होता है। ठीक है। और जब भी बच्चों हवाएं चलेंगी और हवाएं ही ज्यादा चलती हैं, तो हवाएं चलने के कारण वो बालू रेत एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में सोयल एरोजन, मृदा अपरदन, हरियाणा में मृदा अपरदन सबसे ज्यादा बच्चों इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जब भी मृदा अपरदन होगा, मान के चलेगा इस तरीके से, तो बच्चों ये टिल्ला होगा। टिल्ले का मतलब है ऊंचाई के ऊपर। टिल्ला, ये टिल्ला होगा बालू रेत का। और ये बालू रेत का टिल्ला कैसे बना? जब यहां से मेरे दोस्त बालू रेत कट के यहाँ पे जमा हुआ होगा, तो जहां पर बालू रेत कटा और कट के बच्चों वहां पर गड्ढा बना, और इस गड्ढे के अंदर जब भी बारिश का पानी रुकेगा, ठीक है, जब भी इस गड्ढे के अंदर बारिश का पानी रुकेगा, तो बच्चों ये प्राकृतिक रूप से बनने वाले गड्ढे जो मृदा अपरदन से तैयार हुए हैं, इन गड्ढों को हम बोल देते हैं ठूंठ या बावड़ी। ठूंठ या बावड़ी। ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा कि ठूंठ या बावड़ी क्या होता है। तो मिट्टी के कटने से जो भी बालू रेत वाले क्षेत्र में गड्ढा बना और उस गड्ढे के अंदर बारिश का पानी बच्चों यदि जमा हुआ, तो ऐसे गड्ढों को हम रेगिस्तान में क्या बोल देते हैं, ठूंठ या बावड़ी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठूंठ और बावड़ी का निर्माण कौन से मैदानों में होता है। ठूंठ व बावड़ियों का निर्माण इन्हीं मैदानों में। ऊंट व बावड़ियों का निर्माण बच्चों कौन से मैदानों में, बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदानों में, इन्हीं मैदानों में होगा। ठीक है। और यही कारण है कि तालाब व बावड़ियों का नगर हम किसे बोल देते हैं, नारनौल को। तालाब व बावड़ियों का नगर। तो बेटा तालाब और बावड़ियों का जो नगर है वो कहलाता है आपका नारनौल। नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है बच्चों। महेंद्रगढ़ के जो डीसी हैं वो नारनौल में ही तो बैठते हैं। और एक आपसे पूछ ले कि 360 बावड़ियों का नगर किसे बोलते हैं। अब देखिएगा, बावड़ी का मतलब है मिट्टी के कटने से बनने वाला गड्ढा और उसमें जमा होने वाला पानी। ठीक है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ मृदा अपरदन बालू के टिब्बायुक्त मैदान में नहीं, बल्कि मृदा अपरदन शिवालिक क्षेत्र में भी होता है। लेकिन शिवालिक क्षेत्र के अंदर मिट्टी कटती है जल के माध्यम से, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा आती है। यहाँ बारिश ज्यादा नहीं, बल्कि यहाँ आंधी तूफान हवा तेज ज्यादा चलती है। तो यहाँ पर मिट्टी कट रही है हवा के माध्यम से। शिवालिक क्षेत्र में मिट्टी कटेगी जल के माध्यम से। तो बच्चों 360 बावड़ियों का जो नगर आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है पिंजौर पंचकुला को। तो हरियाणा के अंदर 360 बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, पिंजौर पंचकुला को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बालू रेत के जो टीले हैं उनकी अधिकतम ऊंचाई आपसे कोई पूछ ले तो 15 मीटर तक आपको हरियाणा के अंदर ये ऊंचे टीले देखने को मिलेंगे। ठीक है। टीलों की अधिकतम ऊंचाई हरियाणा के अंदर टीलों की अधिकतम ऊंचाई बच्चों हरियाणा में 15 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया भाई भागीरथ, बहुत अच्छे। शारदा, मुकेश, दीपक, कोमल, पारुल, प्रीति, रितु, प्रीतम, दीवाना, ठीक है, मुनेश, भागीरथ, शारदा। तो ये हमारा बच्चों छठा भाग कंप्लीट हुआ। छठे के बाद आ जाते हैं सातवें भाग पे। सातवां भाग है बच्चों तरंगित मैदान, या इसको हम बोल देते हैं लहरदार मैदान। लहरदार मैदान बच्चों, तरंग और लहर आप लोगों ने जरूर इनको देखा होगा किसी ना किसी बुक के अंदर की लहरें कैसे होती है समुद्र की। तो मेरे दोस्त, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, ठीक है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, ऐसे क्षेत्र को ही हम तरंगित मैदान बोलते हैं। ठीक है। तरंगित मैदान हरियाणा में आपको कहाँ नजर आएंगे। बच्चों ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ लगता जो बाड़ू क्षेत्र है, राजस्थान के साथ लगता हरियाणा का जो क्षेत्र होगा, यदि उस हरियाणा के क्षेत्र में बाड़ू रेत दिखेगा, वो तो दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि राजस्थान के साथ लगता है। ठीक है बच्चों, वहां पर आपको साथ की साथ क्या नजर आएगी, पहाड़ी नजर आएगी, पहाड़ी या पर्वत। क्योंकि पहाड़ी या पर्वत नजर आएगा तभी तो वहां से वो क्षेत्र क्या होगा, ऊंचा होगा। ठीक है। इसीलिए तो मेरे दोस्त वो क्षेत्र क्या होगा, ऊंचा होगा। और ये पहाड़ी लगातार नहीं फैली होंगी, बल्कि मेरे दोस्त ये पहाड़ी जो है ना वो कट कट के फैली होंगी। और ये सारी की सारी पहाड़ियां जो आपको नजर आएंगी ये अरावली पर्वत का हिस्सा होंगी। ठीक है। जैसे हम बात करें बेटा कि सिरसा के अंदर बालू रेत है, बिल्कुल है। तो क्या वहां पर पहाड़ देखे हैं तुमने, नहीं देखे। तो वहां फिर बालू का टिब्बा युक्त मैदान होगा, ना कि तरंगित मैदान होगा।
फतेहाबाद में आपने बालू रेत जरूर देखा लेकिन पहाड़ नहीं देखे। हिसार में बालू रेत देखा लेकिन पहाड़ नहीं देखे। अब बच्चों हम आ जाते हैं भिवानी के अंदर। अब भिवानी में आपने बालू रेत भी देखने को मिलेगा और उस बालू रेत के बीचों बीच आपको पहाड़ियां भी नजर आएंगी, जैसे तोसाम की पहाड़ी है, डाडम की पहाड़ी है, खन्नक की पहाड़ी है, देवसर गांव की पहाड़ी है ना। तो बच्चों भिवानी, भिवानी से आगे चलोगे तुम महेंद्रगढ़, बालू रेत भी नजर आएगा, बालू रेत के बीचों बीच आपको पहाड़ियां भी नजर आएंगी, डोसी की पहाड़ी नजर आएगी, ठीक है। बच्चों रेवाड़ी, टांकरी पहाड़ी आपको नजर आएगी। दादरी के अंदर कलियाणा गांव का पहाड़ नजर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे क्षेत्र ध्यान रखने हैं जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं और बालू रेत वाले क्षेत्र हैं, उन्हीं को हम तरंगित मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगित मैदान बोलते हैं, ठीक है। सातवें भाग के बाद लास्ट हमारा पार्ट है, उसके बाद ये टॉपिक होगा कंप्लीट। बच्चों इसका नाम है अरावली आउटलेयर। अरावली क्षेत्र। बच्चों सबसे पहले हम चर्चा करें ना कि ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति मेरे दोस्त कौन सी दिशा में है, तो आपको नजर आएगा ये हरियाणा के दक्षिण और साथ के साथ दक्षिण पश्चिम में। बाकी ये दक्षिण पूर्व में भी गया हुआ है। हरियाणा के दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, हरियाणा के दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और साथ के साथ दक्षिण पूर्व। फैली हुई श्रेणी है मेरे दोस्त, ठीक है। हम बात करें तो हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के ये 3.09% भाग पर फैली हुई है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.09% भाग के ऊपर ये क्या है? फैली हुई है। हम बात करेंगे बेटा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खनिज संसाधन है वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा खनिज संसाधन वाला क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा खनिज संसाधन वाला क्षेत्र हमारा यही होगा। इसका विस्तार सबसे ज्यादा जो है ना वो गुरुग्राम में है। विस्तार सबसे ज्यादा गुरुग्राम, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों विस्तार इसका कहाँ कहाँ है। गुरुग्राम के अलावा ये भिवानी से स्टार्ट हो जाएगा। भिवानी से मेरे दोस्त याद रखिएगा महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नू, फरीदाबाद, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। बच्चों हरियाणा के अंदर हम अरावली को मेवाती पहाड़ियों के नाम से जानते आए हैं हमेशा से। तो हरियाणा में जो नाम होगा इसका, वो कौन सी पहाड़ी होगा बेटा? मेवाती पहाड़ी।
तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है, मेवाती पहाड़ियों के नाम से इसे हरियाणा के अंदर जाना जाता है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर इसे किस नाम से, मेवाती पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। हम बात करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग नामों से भी हम पुकारते हैं। जैसे हम बात करेंगे डाडम पहाड़ी, तो डाडम पहाड़ी, डाडम गांव है बच्चों भिवानी जिले का। जैसे तोसाम पहाड़ी, तोसाम पहाड़ी भी कहाँ है बेटा, भिवानी के तोसाम में है। जैसे देवसर पहाड़ी, ये भी भिवानी का गांव है, देवसर वहां पर स्थित है। देवसर के बाद खानक पहाड़ या खानक पहाड़ी, तो खानक मेरे दोस्त खनन के लिए जाना जाता है। बजरी और क्रेसर यहाँ पर तैयार किया जाता है हरियाणा में बड़े स्तर पे, भिवानी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कलियाणा पहाड़, ये दादरी के अंदर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टांकरी पहाड़ी, ये रेवाड़ी में है। ठीक है, उसके बाद डोसी पहाड़ी, ये बच्चों नारनौल में है। अब अरावली की जितनी भी पहाड़ियां अलग अलग जिलों के अंदर अपने हरियाणा में स्थित है, उनमें बच्चों सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो डोसी की पहाड़ी है। कौन सी है, डोसी की पहाड़ी है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, एक बार नोट करने के बाद डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट डन कीजिएगा बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। सर जी, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन शिवालिक में होगा या बाड़ू के टिब्बायुक्त मैदान में, तो बेटा सबसे ज्यादा मैं तुमसे पूछूं कि बारिश ज्यादा आती है हरियाणा में या आंधी तूफान, तो तुम खुद ही बोल दोगी कि सर बारिश तो जो है ना वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आती है हरियाणा में, ज्यादा तो आंधी तूफान ही आता है। जब ज्यादा आंधी तूफान आता है तो बालू रेत बड़े स्तर पे कटेगा, तो बालू के टिब्बा युक्त मैदान में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होगा। या हम बोल सकते हैं कि वायु अपरदन सबसे ज्यादा होता है हरियाणा में जल अपरदन की तुलना में। ठीक है ना, तो वायु अपरदन ज्यादा होगा, और वायु अपरदन होगा बाड़ू के टिब्बायुक्त मैदानों में। सर जी, ज्योग्राफी दुबई पुलिस के पेपर में भी काम आएगी क्या, बिल्कुल आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी रहेगी। यदि दुबई के पेपर में हरियाणा की ज्योग्राफी पूछी जाएगी तो यही आएगी काम, और यदि पूछ ली दुबई की ज्योग्राफी तो बेटा फिर दुबई की ज्योग्राफी काम आएगी। अच्छा, दुबई की पुलिस में बच्चों भर्ती होने का मतलब तुम्हें वहां की पुलिस को भी नहीं छोड़ना है। चलेगा भाई, आगे बढ़े फिर। भाई ये क्लास का भी करेंगे यार सॉल्यूशन, तुम्हारा मेरे याद नहीं रहता है। ठीक है, करूंगा तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। करता हूँ इसका सॉल्यूशन, आज सोचता हूँ। चलो, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अरावली की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है हरियाणा में, वो कौन सी है। तो हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च पहाड़ी, बच्चों इसका नाम है डोसी पहाड़ी। ठीक है,
ये डोसी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है बच्चों, जिसके ऊपर च्यवन ऋषि ने क्या की थी, तपस्या की थी। तो ये डोसी की पहाड़ी एक तो च्यवन ऋषि का तपस्थल कहलाएगी, इसको हम च्यवन ऋषि की तपस्थली बोलेंगे। और बच्चों यहीं से च्यवन ऋषि ने एक प्रास तैयार किया था जिसको हम बोलते हैं च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का जो आविष्कार है बेटा, वो इसी पहाड़ी पर हुआ। च्यवनप्राश का आविष्कार, ठीक है, डोसी की पहाड़ी से ही हुआ। डोसी की पहाड़ी से ही मेरे दोस्त एक समुदाय निकला जिसको हम बोलते हैं डूसर। डूसर या बारगो। की स्थापना च्यवन ऋषि के द्वारा ही बच्चों इस पहाड़ी से एक समुदाय निकाला, एक समुदाय की स्थापना की गई, उसी को हम बोलते हैं डूसर, और डूसर को ही बारगो कहा जाता है। ठीक है, तो डोसी से निकलने के कारण इनको क्या बोल दिया गया, डूसर बोल दिया गया। अब देखिएगा ये जो डोसी की पहाड़ी है बच्चों ये कई गांवों के अंदर फैली हुई है। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के अंदर ये डोसी की पहाड़ी फैली हुई है। तो कौन से गांव के अंदर इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है बच्चों, तो इसकी जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो डाणी कुलताजपुर गांव के अंदर है। डाणी कुलताजपुर गांव, ये नारनौल का ही गांव है बेटा, डाणी कुलताजपुर। ठीक है, और डाणी कुलताजपुर गांव के अंदर बच्चों ये डोसी की पहाड़ी सबसे ऊंची है, 652 मीटर। 652 मीटर। ठीक है ना। हम बात करेंगे बच्चों अरावली क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के 2 वायरलेस रिपीटर एंटीना भी स्थापित किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना, एंटीना से क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना बच्चों एक तो ये तोसाम पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तोसाम के अंदर। और एक है टांकरी पहाड़ी, रेवाड़ी के अंदर, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। बच्चों ये जो डोसी पहाड़ी मैंने आपको पढ़ाई, यहां से एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि डोसी की पहाड़ी जो है ना, ये एक विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण मानी गई है। विलुप्त बोल सकते हैं, शांत बोल सकते हैं, मृत बोल सकते हैं, डेड बोल सकते हैं। बताया गया है कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था और उसके कारण ही ये डोसी की पहाड़ी बन पाई थी। तो आपसे पूछ ले कि बताइएगा भाई कौन सी पहाड़ी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो आपको बोलना है डोसी की पहाड़ी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है भाई, तो ये अपना टॉपिक होता है बेटा कंप्लीट, और इसका नाम था हरियाणा का भौतिक परिचय। ठीक है, अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा इसको हरियाणा का अपवा तंत्र। क्या बोल सकते हैं, हरियाणा का
हरियाणा का हम अपवा तंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, इसे हम बोलेंगे बेटा हरियाणा का अपवा तंत्र। क्या बोलेंगे? हरियाणा का अपवा तंत्र हम बोलेंगे। ठीक है, अपवा तंत्र का मतलब होता है निकासी। जब जल को हम बच्चों बाहर की तरफ धकेलते हैं, और जल को बाहर की तरफ धकेलते हैं तो इस जल को बच्चों और बाहर की तरफ कौन लेके जाएगा? नदियां लेके जाएंगी। ठीक है, तो जो भी हम घर में जल यूज करते हैं वो नालियों से घर के बाहर निकालते हैं, नालियां आगे चल के बड़े बड़े नालों में गिरेंगी, नाले आगे चल के बड़े बड़े नदियों में गिरेंगी, और नदियां बच्चों इन सारे के सारे मैदानी भाग का जल लेकर फिर लास्ट में गिर जाएगी किसी सागर खाड़ी के अंदर या किसी अन्य नदी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम इसमें हरियाणा की सबसे पहले नदियों को पढ़ेंगे, हरियाणा की नदियों को पढ़ेंगे। बच्चों हरियाणा का जो अपवा तंत्र है वो हम दो भागों में बांटते हैं। सर जी हम दो भागों में क्यों बांटते हैं? बेटा वो इसलिए बांटते हैं दो भागों में क्योंकि अपने हरियाणा में नदियां निकलने के लिए दो ही क्षेत्र हैं। एक तो है उत्तर पूर्व में शिवालिक, और एक है दक्षिण के अंदर बच्चों अरावली। तो हम अपने हरियाणा के अपवा तंत्र को दो भागों में बांट लेंगे। एक भाग को हम बोल देंगे उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र, यानी कि बच्चों उत्तर से निकल के नीचे की तरफ आने वाली सारी की सारी नदियां इस उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र का हिस्सा मानी जाएंगी। और एक होगा दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। एक क्या होगा बच्चों? दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। एक उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र होगा, और एक आपको ध्यान रखना है दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र होगा। ठीक है बच्चों, बात करें उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र में हम कौन कौन सी नदियों को पढ़ने वाले हैं। उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट नदी होगी यमुना, क्योंकि ये हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी होगी। यमुना सिर्फ एक ही बारहमासी नदी है हरियाणा में, बाकी सारी की सारी सीजनल हैं, जिसमें बच्चों गग्गर हकरा नदी आएगी। एक हम बात करेंगे कौशल्या नदी की। बच्चों हम बात करेंगे मारकंडा नदी की। हम बात करेंगे टांगरी नदी की। टांगरी नदी की। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे जो अब तो नहीं बहती लेकिन पहले बहने का काम किया करती थी, और सिर्फ बहती नहीं थी बल्कि सबसे पवित्र नदी के रूप में उसे जाना जाता था, सरस्वती नदी। और एक नदी को हम पढ़ेंगे चेतांग नदी। ठीक है ना? तो ये नदियां मेरे दोस्त, और इनके अंदर और भी छोटी मोटी नदियां पानी गिराएंगी, उनको हम बोलेंगे इन नदियों की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां। दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र में बच्चों जो महत्वपूर्ण नदी होगी वो होगी आपकी साहिबी, जो लास्ट में अपना जल यमुना में ही गिराने का काम करेगी। साहिबी नदी। साहिबी नदी के बाद बच्चों साहिबी की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होगी, सहायक होगी, वो होगी इंदौरी। कौन सी नदी होगी? इंदौरी। इंदौरी के बाद नेक्स्ट नदी होगी कृष्णावती। इसको कसौती नदी भी बोलते हैं, कृष्णावती भी बोलते हैं। और दक्षिण हरियाणा की बच्चों चौथी और सबसे अंतिम इंपॉर्टेंट नदी होगी दोहन नदी। कौन सी नदी होगी? दोहन नदी होगी। ठीक है, तो उत्तर हरियाणा अपतंत्र में इनको पढ़ेंगे, दक्षिण हरियाणा अपतंत्र में इनको पढ़ेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, तो बच्चों वो किया था एक ऋषि ने, जिसका नाम है महर्षि वेदव्यास।
तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने। और मेरे दोस्त, महर्षि वेदव्यास ने जिस ग्रंथ या पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया था, उसको हम बोलते हैं वामन पुराण, जो लिखा गया था संस्कृत के अंदर महर्षि वेदव्यास के द्वारा। और इसी वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का मेरे दोस्त वर्णन किया गया। हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का वर्णन किया गया? 9 नदियों का बच्चों वर्णन किया गया। ठीक है ना? अब हम एक एक करके नदियों को पढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ यमुना नदी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना की। तो बच्चों यहाँ पर मेरे दोस्त पहाड़ है, ये हिमालय का हिस्सा है, और इस हिमालय को हम बोलते हैं मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय बोलते हैं इसको? मिडल हिमालय। और मध्य हिमालय के अंदर बच्चों ये उत्तराखंड राज्य, और उत्तराखंड राज्य का मध्य हिमालय के अंदर आता है एक क्षेत्र जिसका नाम है गढ़वाल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गढ़वाल क्षेत्र। और इसी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर बच्चों एक बहुत बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर में मेरे दोस्त एक पर्वत है जिसका नाम है कालिंद पर्वत। और इस कालिंद पर्वत के ऊपर जमने वाली बर्फ को वहां बोल देते हैं चंपासर। चंपासर ग्लेशियर। और चंपासर ग्लेशियर के जिस भाग से मेरे दोस्त एक नदी निकल के आती है, उस जगह को बोलते हैं बंदर पूंछ ढाल। क्या बोलते हैं? बंदर पूंछ ढाल। तो चंपासर ग्लेशियर के जिस भाग से निकल के आती है ये नदी, उस जगह को बोलते हैं बंदर पूंछ ढाल। और जिस नदी का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो नदी है यमुना। यमुना नदी। ठीक है बच्चों, इस बंदरपूंछ ढाल से ये यमुना नदी निकल के आगे बढ़ती है, और उत्तराखंड के बाद ये आती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में बच्चों बहने के बाद ये हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इलाका है बच्चों, ये आपका कलेसर जंगल है। यमुनानगर का कलेसर जंगल आप लोग पढ़ते होंगे, सुना भी होगा, है ना? हमारा नेशनल पार्क भी है कलेसर। तो बच्चों कलेसर जंगल के अंदर ये प्रवेश करती है, और बहने के बाद ये आती है ताजेवाड़ा गांव में। अब ये ताजेवाड़ा गांव भी बच्चों यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है।
साजेवाड़ा के बाद ये यमुनानगर के और गांव से बहते हुए फिर आ जाती है कहाँ पर? सर करनाल के अंदर। करनाल जिले के भी बहुत सारे क्षेत्रों से बहने के बाद बच्चों ये आ जाती है कहाँ पर? सर पानीपत के अंदर। पानीपत के भी बच्चों उत्तर प्रदेश के साथ लगते बॉर्डर के साथ साथ यमुना बहते हुए प्रवेश कर जाती है अगले डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। सोनीपत में। सोनीपत के बाद बच्चों हम बात करेंगे तो ये आ जाती है कहाँ पर? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के बीचों बीच बच्चों बहती है यमुना। दिल्ली के बाद हम बात करेंगे, ये आ जाती है कहाँ पर? फरीदाबाद में। दिल्ली के बाद वापस अपने हरियाणा के फरीदाबाद में बहना स्टार्ट कर देगी। फरीदाबाद के बाद बच्चों ये आ जाती है कहाँ पर? सर पलवल के अंदर। ये पलवल है बच्चों। और पलवल से मेरे दोस्त ये अंत में बाहर निकल जाती है। जहां से ये बाहर निकलती है वहां बॉर्डर के ऊपर एक गांव पड़ता है, हसनपुर गांव। हसनपुर गांव से मेरे दोस्त ये एग्जिट करके उत्तर प्रदेश में बहना स्टार्ट कर देती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से बहते हुए बच्चों लास्ट में ये इसी के पैरेलल आने वाली एक नदी गंगा के अंदर अपना पानी गिरा देती है प्रयागराज में। ठीक है। और इस तरीके से यमुना का सफर जो बंदरपूंछ डाल से बच्चों शुरू हुआ वो प्रयागराज में जाके गंगा के मिलने के साथ ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? तो यहां तक चीजें क्लियर हुई तो बच्चों इसके बारे में बातें हम करेंगे कल। बातें हम क्या करेंगे इसके बारे में? कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। राम राम भाई, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।